हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर हम करने वाले हैं जी कंसेप्ट लेक्चर 6 प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे? मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब तक हमने क्वेश्चंस को टाइप वाइज डिवाइड करके किया है, कंसेप्ट वाइज डिवाइड करके किया है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि उस टाइप के बहुत ज़्यादा भी नहीं आते, उसको स्पेसिफिकली उस टाइप में डिवाइड करना उतना वाइज भी नहीं है, खुद को इतना कन्फ्यूज़ करना ज़रूरी भी नहीं है। तो जितने भी बचे कुछ क्वेश्चन है मिसलेनियस, एक तरह के क्वेश्चन एक तरह इकट्ठे हैं, एक तरह के क्वेश्चन एक तरह इकट्ठे हैं, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो ये हम करेंगे। ठीक है, वेरिएशन टाइप इंक्लूडेड ये मैंने अपने लिए लिखा है ताकि मेरे को पता हो जाए ये इस टाइप वाले क्वेश्चन कहाँ पर पड़े हैं, कि भी अलग से मैंने नहीं बनाया, मिसलेनियस के अंदर पड़े हैं। तो मिसलेनियस के 2 लेक्चर होंगे, कंसेप्ट लेक्चर 6 एंड कंसेप्ट लेक्चर 7। उनके अंदर हम लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है वीडियोस थोड़ी सी लंबी भी हो जाएं या ना भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना है तो टाइम तो लगाना पड़ेगा, मेहनत तो लगेगी, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे, इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा, अगर कोई कंसेप्ट बताना है तो मैं साथ के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो पेन नोटबुक निकाल लो, रिलैक्स होकर बैठो। आपको पता ही है कि हम बहुत ही प्यार से सीखते हुए आगे चलते हैं, बहुत ही प्यार से सीखेंगे। ठीक है, मेरे बताने से पहले क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर दो। A shopkeeper sells a pair of sunglasses at a profit of 25%। एक शॉपकीपर है, वो सनग्लासेस को 25% प्रॉफिट पर बेचता है। तो उसका कॉस्ट प्राइस है वो जो भी है हमें पता नहीं, लेकिन वो खुद का तो 100% होएगा, तो वो 100% में खरीदता है। परसेंटेज जो हमें उसके कॉस्ट प्राइस में लिख रहा हूँ, सारी कॉस्ट प्राइस को बेस मानकर। तो सेलिंग प्राइस 125% है। क्लियर है? इफ़ ही हैड बॉट इट एट 25% लेस, अगर वो 25% कम में खरीदता इसे, तो अगर 25% कम में खरीदता तो इसको 25% कम करो, यानी कि 75%। तो अगर वो 75% में खरीदता, अगर उसका ये सीपी होता और एंड सोल्ड इट फॉर ₹10 लेस, और इसको 10 रुपये कम में बेचता, ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होता? इसका सेलिंग प्राइस होता जितने में भी इसने बेचा 125% माइनस 10। आप ऐसे लिख सकते हो 125% माइनस 10, या फिर ऐसे देख सकते हो कि इसमें और इसमें 10 रुपये का फ़र्क है। थोड़ी देर में बताऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर वो इतने में खरीदता और इतने में बेचता तो उसे 40% का फ़ायदा होता। तो 40% के फ़ायदे का क्या मतलब है कि उसका जो सेलिंग प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा होता। 40% प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा, यानी कि 140/100, यानी कि 7/5 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सिंपल सी बात, जितने परसेंट भी प्रॉफिट होएगा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से उतना ही बड़ा होएगा। तो यहाँ पर मैंने गुणा में 7/5 कर दिया। क्लियर है जी? तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपने ध्यान क्या रखना है? आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 तरह की क्वांटिटीज़ हैं। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 5 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़, तो आप क्या बोल दोगे कि कितने हो गए? 15 रुपीज़। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि 5 रुपीज़ प्लस $10, तो $15 या 15 रुपीज़, ऐसा कुछ तो बोलोगे नहीं। इन दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर 2 यूनिट है, एक तो परसेंटेज वाली हो गई और दूसरी रुपीज़ वाली हो गई, 10 रुपीज़ लेस। तो ये नहीं है कि 125 माइनस 10 115 करके बैठ गए। ठीक है, तो करें सॉल्व। 5 से जाएगा 15 पर, 15 7 105, ये परसेंटेज में आएगा बिकॉज परसेंटेज थी। 105% इज इक्वल टू 125% माइनस 10 रुपये। तो देखो 125% में से क्या घटाऊँ कि 105 आ जाए? सही कर रहा हूँ ना मैं? जी हाँ। 125 में से 20% घटाने पर, 125% में से 20% घटाने पर 105 आएगा, यानी कि ये जो है जितने भी रुपए हैं इसकी वैल्यू है 20%। यानी कि कॉस्ट प्राइस का 20% अगर 10 रुपये है तो 100% क्या होगा? 100% होएगा 20% का 5 गुना, यानी कि 10 का 5 गुना 50। तो कॉस्ट प्राइस की 100% वैल्यू हो जाएगी जी 50 रुपये। दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक। अब इसी चीज़ को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करके बताता हूँ, एग्जैक्टली इसी चीज़ को, बिल्कुल भी अलग नहीं होएगी। इन्होंने हमें क्या बोला? इन्होंने बोला है कि भैया ये तो कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है,
नॉर्मली उसका कॉस्ट प्राइस 100% था तो सेलिंग प्राइस 125% था। फिर इन्होंने एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट की कि अगर कॉस्ट प्राइस 75% कम हो और वो 10 रुपये कम में बेचे तो उसको 40% का फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर मैं 40% का फ़ायदा इसे करवा देता हूँ, 40% का फ़ायदा है ना। तो इसका 10% क्या है जी, इसका 10% है 7.5, तो 40% क्या होगा इंटू 4, या फिर 7/5 कर लेते, एक ही बात है। तो इसका डबल 15 का डबल 30, तो 30%, इसका जो 40% है वो 30% के बराबर होएगा, 75 का 40%, ठीक है। 40% हम इसे बढ़ा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105%। तो एग्जामिनर क्या बता रहा है, एग्जामिनर बता रहा है कि इन दोनों में 10 रुपये का फ़र्क है। आप देख रहे हो कि इन दोनों में 20% का फ़र्क है जो कि 10 रुपये के बराबर है। तो 20% की वैल्यू 10 रुपये, 100% की वैल्यू 50 रुपये, दैट्स इट, ऑप्शन बी। क्लियर है। तो ये तो एग्जैक्टली सेम चीज़ हो गई, उसी को अलग तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया। आपका दिल करे वैसे कर लो, डजंट मैटर आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने यूज़ किया है जी परसेंटेज। एक आधी जगह पर आप रेशियो भी यूज़ कर सकते हो, यहीं पर यूज़ करके दिखा देता हूँ। फिर मैं जनरली परसेंटेज यूज़ करता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लो ये परसेंटेज फ्रैक्शन में आ गई 66.66, यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गई, यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गई, तो उस केस में हमें रेशियोज़ को भी यूज़ करना आना चाहिए। देखो, शॉपकीपर सेल्स ए पेयर ऑफ सनग्लासेस एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो सनग्लासेस का कुछ कॉस्ट प्राइस होएगा, इस पे 25% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इसको 25% बढ़ाना पड़ेगा तब जाकर सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसको मैं 25% बढ़ा सकूँ। 25% का मतलब है 1/4, यानी कि जिसका 1/4 कर सकूँ, यानी कि जो 4 से डिविजिबल हो। नहीं तो 25% बढ़ा तो किसी को भी सकते हैं, बट 4 से डिविजिबल रहेगा तो ईजी हो जाएगा। फिर आगे उसने क्या बोला है, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन एग्जाम में, मैं समझाऊंगा उसके बाद हम सटासट कर सकते हैं। इफ़ ही हैड बॉट इट एट 25% लेस, अगर वो इसे 25% कम में खरीद पाता तो यानी कि इसको 25% कम करने की भी क्षमता हो, है ना। इसको 1/4 कम, तो ये 4 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 4 से डिवाइड तो हमने कर लिया। एंड सोल्ड इट फॉर ₹10 लेस, ही वुड हैव गेन्ड 40%। अब यहाँ पर देखो, कॉस्ट प्राइस मैंने कम कर दिया, कम किए हुए कॉस्ट प्राइस को 40% बढ़ाएंगे। अगर वो कम में खरीदता तो उसे 40% फायदा हो रहा है। 40% बढ़ाने का मतलब है 2/5 निकाल कर ऐड करना, यानी कि 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो जो भी वैल्यू मैं मानूंगा, आपने एग्जाम के अंदर क्या करना है, आपने ऐसी वैल्यू माननी है। यहाँ पर परसेंटेज क्या है 25%, यानी कि 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, यानी कि 20 से डिविजिबल होना चाहिए इस केस के, ठीक है। हम सेम वैल्यू को 25% बढ़ा रहे हैं, 25% घटा रहे हैं, तो 4 से डिविजिबल से ही काम चल जाएगा। मैंने 2 बार 4 नहीं लिया, क्योंकि सेम वैल्यू को 25 बढ़ा रहे हो, सेम वैल्यू को 25 घटा रहे हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस था वो 20 यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होएगा भाई, इससे 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। तो आप ऐसे नॉर्मली तो सोच सकते हो ना, इससे 25% यानी कि 1/4 ज़्यादा है, या फिर 4:5 रेशियो में है, या आप कर सकते हो। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, बट समझाने के लिए कर दूं। 1/4 ज़्यादा है यानी कि 25 हो गया। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस 25% कम हो, तो 25% कम हो यानी कि 1/4 यानी कि 5 कम हो। अगर कॉस्ट प्राइस 15 यूनिट हो तो सेलिंग प्राइस इससे 40% ज़्यादा है, तो इससे 40% ज़्यादा कर लेते हैं जी। ये सब कुछ यूनिट में है, 20 यूनिट, 25 यूनिट, 15 यूनिट। तो इसको मैं 40% बढ़ा रहा हूँ भाई साहब। 40% बढ़ाने के लिए इंटू 7/5 कर लो, 5 × 15, 7 × 21, ये 21 यूनिट है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में फ़र्क कितना है, इन दोनों के बीच में फ़र्क है जी 4 यूनिट का। और एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है भाई साहब 10 रुपये का, तो 4 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये है। अब वो पूछ रहा है कि 20 यूनिट की वैल्यू क्या है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 20 यूनिट है, उसने कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो 4 यूनिट का 5 × 20 और 10 का 5 × 50, दैट इज ऑप्शन बी। तो नॉर्मली मैंने कॉस्ट प्राइस को क्या माना था, मैंने नॉर्मली कॉस्ट प्राइस को 100% माना था। तो एक हिसाब से इस परसेंटेज को भी भूल जाओ, मैंने 100 यूनिट माना था। परसेंटेज अपने आप में एक करेंसी है, ये रुपए अपने आप में एक करेंसी है, तो मैंने 100 यूनिट माना था।
तो 100 यूनिट मानने से हमेशा फ़ायदा नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कभी कभी 6 से डिविजिबल चाहिए चीज़ें। ये किस पर डिपेंड करता है सर? ये डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर कैसी परसेंटेज देगा। अगर वो नॉर्मल आसान सी परसेंटेज देता रहेगा, ऐसे 25, 40, 20, 15 छोटी मोटी परसेंटेज देता रहेगा, तो हम 100 से भी हैंडल कर लेंगे, अदरवाइज हम यूनिट भी मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। जैसे देखो 5, 5, 10 इसने यूज़ किया है, तो यहाँ पर हम 100 से भी काम चला लेंगे। 5 का मतलब क्या है? 20 से डिविजिबल, यहाँ पर 10 से डिविजिबल, तो 100 से काम चल ही जाएगा। ठीक है, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 5% प्रॉफिट, यानी कि वो 100% में खरीद कर 105% में बेच रहा है नॉर्मली। अब वो इमेजिनरी सिचुएशन बताएगा। इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस, अगर 5% कम में खरीदता, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 95% होता, और सोल्ड इट फॉर ₹1 लेस, और ₹1 कम में बेचता, यानी कि 105% माइनस ₹1 इतने में बेचता, तो उसको 10% का फायदा होता। तो इसको अब मैं 10% बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो 10%, इसका 10% कितना है? 9.5। 10 ऐड मत कर देना। कई बच्चे यहाँ पर 10 ऐड कर देते हैं कि सर ये भी परसेंट है, मैं 10%, नहीं, इसका 10%। अब कॉस्ट प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस का 10% भाई, अब नया कॉस्ट प्राइस है ये, तो इसका 10% है 9.5%। एक के बाद पॉइंट लगा के आएगा, तो 9 और 5 14, 104.5% इज इक्वल टू 105% माइनस ₹1। 105% में से मैं क्या घटाऊं कि 104.5 आए, तो 0.5%, यानी कि ये है आधा परसेंट की वैल्यू, 0.5%। अगर आधे परसेंट की वैल्यू है ₹1, तो 1% की वैल्यू होगी ₹2, और 100% की वैल्यू होगी ₹200। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 200। यूनिट मान के भी कर लो आप खुद, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन के हिसाब से तो बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप कर सकते हो कि भैया 6 से डिविजिबल मुझे चाहिए और मुझे 10 से डिविजिबल चाहिए, यानी कि मैं 60 मान सकता हूँ, तो यहाँ पर यूनिट मान के कर लें इस क्वेश्चन को। ए बिजनेसमैन सेल्स ए कमोडिटी एट 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो मैंने 60 मान लिया। क्यों मान लिया पता है ना? 10% 10%, यानी कि 10 से डिविजिबल चाहिए, और 1/6 यानी कि 6 से डिविजिबल चाहिए, 10 और 6। तो 60 में खरीद कर 10% फायदे पर बेच रहा है, यानी कि 66 में बेच रहा है 10% फायदे पर। हैड ही बॉट इट एट 10% लेस, अगर 10% कम में खरीदता, तो इसका 10% है 6, यानी कि अगर 54 में खरीदता, ओके जी, और ₹2 कम में बेचता, कोई नहीं, ₹2 कम में, ये मैं सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूँ, मुझे पता है कि ये सेलिंग प्राइस ₹2 कम निकलेगा, और गेन 1/6 उसको होता, तो इसका 1/6 कितना है जी? इसका 1/6 है जी ₹9, तो 9 और 4 13, 63। ये सब यूनिट्स है। तो हमारे लिए रेशियो में जो वैल्यू 3 यूनिट है, वो एक्चुअल में रुपीज में वो वैल्यू ₹2 है। 3 यूनिट की वैल्यू ₹2। अब उसने पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, तो 60 यूनिट की वैल्यू, तो भैया इस 3 का कितने गुना है? 3 का 20 गुना है, तो इस 2 का 20 गुना, वो हो जाएगा ₹40। ठीक है, समझ में आ गई बात? और आपको एक बात बता दूं, क्या बात बता दूं, कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, इतनी जल्दबाजी करते हैं, वो ये सोचते हैं कि 1-1 सेकंड इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है, 1-1 सेकंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 सेकंड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 30 सेकंड खराब कर दो। 1 सेकंड से तो 30 गुना इंपॉर्टेंट है ना 30 सेकंड, तो वो इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट करते हैं, इतनी ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं कि 1 सेकंड बचाने के लिए 30 सेकंड खराब कर देते हैं। कैसे? इसको जल्दी जल्दी करेंगे, कहीं ना कहीं पर गलती कर देंगे, फिर दोबारा से कैलकुलेट करेंगे, तो स्टार्टिंग में जो 30 सेकंड आपने खराब किए, वो उस 1, 2, 3 सेकंड बचाने के चक्कर में हो गए। देखो 1-1 सेकंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके दिमाग में ये घुसाया गया है कि 1 भी सेकंड वेस्ट नहीं करना। भाई वेस्ट नहीं करना, बट क्वेश्चन तो शांति से सोल्व करना है। क्वेश्चन तो शांति से सोल्व करना है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई मान लो जो ताश के पत्ते जचाते हैं, आप किसी गेम में गए जहाँ पर वो ताश के पत्ते जचाते हैं ना, ऐसे ऐसे, अगर आपने बचपन में जचाए हो, ऊपर ताश रख दिया, ऊपर ताश रख दिया, ऐसे मान लो आप किसी गेम में गए और आपने ताश के पत्ते जचाने हैं,
जो सबसे तेज जचाएगा वो जीत जाएगा। तो उसमें दो चीज़ें चाहिए ना, कि जल्दी भी जचाने हैं और जचाने हैं। ये थोड़ी है जल्दबाजी में वो गिर गए, जल्दबाजी में वो फिर गिर गए। तो ऐसे ही यहाँ पर दोनों चीज़ें चाहिए, जल्दी भी करना है और करना है। तो बेस्ट चीज़ क्या रहती है कि फोकस होकर क्वेश्चन को करो, लेकिन शांति से करो, हड़बड़ी में मत करो। हड़बड़ी वाला हारेगा हमेशा इस टाइप के गेम में। ठीक है, ये बताओ जी। A book seller sells a book at a profit of 16 by 3%. If he had bought it at 12.5% less, तो 16 by 3 का मतलब क्या है, 1/6। जो चीज़ है वो 6 से डिविजिबल चाहिए, इसका मतलब है 1/8, 8 से डिविजिबल चाहिए। 8 और 6 से डिविजिबल यानी कि 24 से डिविजिबल चाहिए। और अगर वो 240 ज़्यादा में बेच देता तो उसको इतने का फ़ायदा होता। ये क्या है, ये है 3/7 यानी कि 7 से डिविजिबल चाहिए। तो 24 7 168, तो 168 मैंने मान लिया, 168 यूनिट कॉस्ट प्राइस। ए बुक सेलर सेल्स ए बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 16 by 3, तो 1/6 का उसे प्रॉफिट होता है, 1/6 का। देख लेते हैं इसका 1/6 कितना है जी। 6 दूनी 12, 6 8 48, तो 160, 180 और 16 176। ठीक, इतने में खरीद के इतने में बेच रहा है। अगर वो इसे 12.5% कम में खरीदता तो कर दो एक बार, -1/8, तो 8 से डिवाइड करूंगा तो 21 ना, 21 8 है ना, ये तो 21 7 147। सही किया मैंने जी। अगर वो इसको 1/8 कम में खरीदता और कितने में बेचता, अगर इसको 240 रुपये ज़्यादा में बेचता तो इतने का प्रॉफिट होता। तो इतने का प्रॉफिट एक बार कर दो इसके ऊपर, तो इतने का प्रॉफिट कर दे रहा हूँ, प्लस 3/7। तो इसको मैं 7 से काटूंगा, 21 3 63। अगर 63 रुपये का प्रॉफिट हो जाए 210, तो वो 210 में बेचता। तो ये दोनों यूनिट्स हैं जी, 176 यूनिट, 210 यूनिट। इनके बीच में कितने का फ़र्क है, इनके बीच में फ़र्क है जी 24 और 10 34 यूनिट का, 34 यूनिट। ठीक है, और एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है 240 रुपये का फ़र्क है। 34 यूनिट्स इज इक्वल टू 240, 1 यूनिट इज इक्वल टू 240/34। और का पूछत रही है, 17 से कट तो नहीं रहा, ऐसे आंसर कैसे आएगा। 176 24 10 34, 210। देखते हैं कहाँ गड़बड़ी की है। देन द कॉस्ट प्राइस होता है बुक 168। 17 से ये भी नहीं कटेगा, 17 से वो भी नहीं कटेगा, कहीं ना कहीं पर गड़बड़ की है। देख लेते हैं भाई। अब यहाँ पर फ़ायदा हुआ है 1/6 का, तो 6 दूनी 12, 6 8 48, 160 और 20 180 और 16 196 होता है। ठीक है, तो फिर फ़र्क 20 कम हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा फ़र्क। 7 से कट रहे हैं, 7 से कट रहे हैं, फ़र्क हो गया जी 14 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी इतनी, 240/14। 168 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, ये 14 से कट रहा है, कट रहा है। 14 एकम 14 दूनी 28, तो 2880। देखो अब यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन कैसे की, मेरे दिमाग में तुरंत ये आया कि इसके अंदर भी 12 है, मैंने 12 को 12 दिया, 144 हुआ। यहाँ पर 2 बच जाएगा, 144 का डबल 288 और 0। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। ये नहीं है कि अगली बार मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा तो मैं ऐसे ही करूँगा, हो सकता है मेरे दिमाग में ना आए ऐसे ही, बट धीरे धीरे क्या होगा, ये चीज़ें दिखने लग जाएंगी, कभी दिखेंगी कभी नहीं दिखेंगी। तो ओवरऑल थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा कैलकुलेशन को, है ना। स्क्वायर क्यूब याद करने का यही फ़ायदा होता है। अब ये बताओ, ए मैन सोल्ड 20 एप्पल्स फॉर ₹100 एंड गेंड 20%। हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही बाय फॉर ₹100। 100 में उसने कितने एप्पल बाय किए होंगे। तो इसको मैं दो तरीके से करवा सकता हूँ। एक तो एक वेरिएशन वाला वे है, आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे वेरी करती हैं, और एक सिंपल अपना बेसिक वे है। ठीक है, जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होएगा तो दोनों में लगभग सेम ही टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन सिंपल होता है तो वेरिएशन वाला फास्ट होता है। तो मैं आपको दोनों वे बता देता हूँ, जो भी समझ में आए, कोई सा भी बुरा नहीं है। ठीक है, जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होएगा तो मैं वेरिएशन वाला बताऊँगा नहीं, क्योंकि मैं पहले बताता था, वो दिमाग को ख़राब ही करता है स्टूडेंट के को, ना। चीज़ें देखनी थोड़ी सी मुश्किल होती हैं उसमें, और ये भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा भयंकर फास्ट है, गलती होने के बहुत हाई चांसेस है, और टाइम भी लगभग उतना ही लगता है, तो क्यों रिस्क ले, है ना। और दिमाग पर भी बर्डन रहता है, और ऑप्शन में गलत ऑप्शन भी मिलते हैं।
ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, एक बंदे ने 20 एप्पल बेच दिए, कितने रुपए के? 100 रुपए के। अब ये बोल रहा है कि उसने 100 रुपए में कितने एप्पल खरीदे। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मनी सेम है, 100 रुपए है। 100 रुपए में आपने जितने खरीदे, 100 रुपए में आप कुछ सेब लेकर आए, तो 100 रुपए में अगर आप सेब लेकर आए 10 और आप बेच दो 15, यानी कि 100 रुपए में सेब कितने लाए? 10 ही सेब लाए। और जब आप बेच रहे हो, आप ज्यादा सेब बेच दो, उतने ही रुपए कमा रहे हो, और ज्यादा बेच रहे हो तो नुकसान होगा। तो अगर आपको फायदा चाहिए तो उतने ही रुपए में कम सेब बेचोगे या ज्यादा? कम सेब बेचोगे। तो ये मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा था। अगर इसके अंदर 3 फैक्टर हो गए तो ये अंडरस्टैंडिंग 3 बार आपको देखनी पड़ेगी। फास्ट देख पाओ तो बढ़िया है। मेरी तो बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है, इसी तरीके से मैं सोचता हूँ। बट बेसिक वे काफ़ी ईजी रहता है स्टूडेंट के लिए, ना कोई बर्डन, ना कोई गलती की गुंजाइश, और एट मैक्स 3-4 सेकंड लेट, तो वो बेस्ट है। ठीक है। तो वैसे इजी क्वेश्चन में आप एक फैक्टर में आप देख पाओगे। तो भैया उसने कितने सेब खरीदे होंगे? उसने डेफिनेटली ज़्यादा सेब खरीदे होंगे 100 रुपये में, और कम बेच रहा होगा तभी फायदा होगा। तो उसको फायदा हो रहा है 20% का, तो 20% के फायदे को रिप्रेजेंट करता है 6/5 फ्रैक्शन। अब आप देखोगे, अब आपका दिमाग बताएगा कि उसने सेब कम खरीदे होंगे या ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये आपने सोचना है। तो उसने कम खरीदे होंगे तो मैं छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, 20 को। ठीक है। उतने ही रुपए में, सॉरी मैंने कम खरीदे बोल दिया और ज़्यादा बेचे, मैं उल्टा बोल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो इसमें ऐसे गड़बड़ हो जाती है। जैसे स्टार्टिंग में मैं क्या बता रहा था कि उतने ही रुपए में वो ज़्यादा खरीद कर लाया होगा और वो बेच कम रहा होगा, कम बेच रहा होगा। अगर मैं 100 रुपए में 10 सेब ले आऊं और मैं बेच रहा हूं 4, तो मैं 4 सेब बेच कर ही 100 रुपये कमा ले रहा हूं। 4 अगले बेचूंगा, फिर 100 रुपये कमा लूंगा, तो ही मेरे को फायदा होगा। तो मैं बेचूंगा कम उसी रुपए में, तो मैं कम बेचूंगा, तो मैं यार हाँ मैं कम बेचूंगा ऑफ कोर्स। और ये यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, मैं फिर सोचा कि फिर वही गलती कर दी। मैं कम बेचूंगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि मैंने खरीदे कितने, तो मैं ज़्यादा खरीद के लाया हूँ। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, छोटी फ्रैक्शन से या बड़ी फ्रैक्शन से? बड़ी फ्रैक्शन से। 6/5, तो 5 चौके 20, 6 चौके 24, दिस इज द आंसर। तो ये क्या होएगा, जब इसके अंदर फैक्टर्स बढ़ेंगे, जब इसके अंदर फैक्टर्स बढ़ेंगे तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। 3 बार मैंने आपको ऐसे समझाना पड़ेगा और फिर भी आप गलती कर सकते हो। तो मैं इसको बेसिक वे से बताऊंगा। मैं क्यों बताना चाह रहा था, मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि भाई साहब ये मत सोचना ये आता है ये बेस्ट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। सारे मेथड आते हैं मुझे, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, कोई बुक नहीं छोड़ी है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छोड़ा, पेपर क्वेश्चन पेपर कोई नहीं छोड़ा। ए मैन सोल्ड 20 एप्पल्स, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हम डील करेंगे एक एप्पल। हम हमेशा एक आर्टिकल का प्राइस देखेंगे और प्यार से करते हुए क्वेश्चन को निकल जाएंगे। ठीक है। ए मैन सोल्ड, और आप ये देखोगे कि जो आप एक आर्टिकल का निकाल रहे हो, आप क्या निकाल रहे हो, हैं फायदा कितना है, नुकसान कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट प्राइस पर जा सकते हैं। जैसे इसने बताया ए मैन सोल्ड 20 एप्पल्स फॉर 100 रुपीज़, तो आप एक का निकाल लो। 20 एप्पल अगर 100 के बेचे तो एक एप्पल कितने का बेचा, एक एप्पल इतने का बेचा होगा। यहाँ पर तो ये कट जा रहा है, अगर ये ना भी कटे तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है ना एक एप्पल वो 3.5 में बेचते, क्या ही फर्क पड़ता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये है सेलिंग प्राइस, वो बेच रहा है इतने में। और फिर हमें पता है प्रॉफिट 20% लाभ। तो 20% प्रॉफिट का क्या मतलब है कि कॉस्ट प्राइस का 6/5 टाइम्स है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को अगर मैं 5/6 कर दूं, तो देखो यहां पर आपको 5/6 या 6/5 चूज करने में जोर नहीं लगा, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग हम बार बार कर चुके हैं। 20% प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस को 6/5 टाइम करूंगा तो सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस को 5/6 करूंगा तो कॉस्ट प्राइस आएगा। अब ये क्या हो गया, अब हम कॉस्ट प्राइस पर पहुंच गए, और ये कॉस्ट प्राइस किस चीज का है, एक एप्पल का। अब वो ये बोल रहे हैं कि 100 में कितने खरीदे होंगे, तो मैं मान लूंगा कि एक एप्पल इतने में खरीदा है, तो n एप्पल खरीदे होंगे 100 रुपये में। समझ पाए, ये एक एप्पल की कॉस्ट है, तो उसने n एप्पल खरीदे होंगे 100 रुपये में। एक एप्पल की कॉस्ट इंटू n इक्वल टू 100 रुपये। n की वैल्यू निकाल लो, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। 5 चौके 20, 6 चौके 24, 24 उधर ऊपर जाएगा तो n की वैल्यू इक्वल टू 24। थोड़ी देर में इसको बहुत ज़्यादा फास्ट करा दूंगा मैं। ऑप्शन सी। ये बताओ
ए मैन सोल्ड 25 एप्पल्स फॉर 100 रुपीज़, तो एक एप्पल बेचा होगा जी 100/25 का, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, उसको 20% फ़ायदा हो रहा है। कॉस्ट प्राइस का 6/5 टाइम्स है, इसको 5/6 करूँगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस है, उसने n एप्पल खरीदे होंगे 120 रुपये में, ठीक है। अब यहाँ पर अदरवाइज हमें दो फैक्टर से डील करना पड़ता है, 100 और 120 वाला, और दूसरा परसेंटेज वाला, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो। 120 25 चौके, ठीक है, 4 30 पर 5 से 6 पर, और 6 ऊपर जाएगा, 6 6 36, तो n इज इक्वल टू 36, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है, सिंपल है, टेंशन मत लो, धीरे धीरे और फैक्टर्स लाएंगे। ये बताओ, बाई सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर ₹60, 12 ऑरेंज 60 रुपये में बेच दिया, तो आप क्या करोगे, आप एक ऑरेंज पर आओगे, तो एक ऑरेंज कितने में बेचेगा भाई, और ध्यान रखो ये सेलिंग प्राइस है 60/12, ठीक है, ओके। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है, ए मैन ल्यूज इज 25%, 25% का उसे नुकसान होता है, तो 25% का नुकसान होता है, इसका क्या मतलब है कि भैया कॉस्ट प्राइस इंटू 3/4 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये आपके दिमाग में है कि कॉस्ट प्राइस से 25% कम है सेलिंग प्राइस, और ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, तो इसको मैंने कर दिया 4/3, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, क्लियर, इसको भी मैंने डील कर लिया। अब ये क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही हैज़ टू सेल फॉर ₹100 सो एज टू गेन 25%, अगर उसे 25% फ़ायदा चाहिए तो कितने बेचेगा, तो एक एप्पल का सेलिंग प्राइस निकाल लो 25% फ़ायदे पर, तो अगर आपको 25% फ़ायदा चाहिए तो कॉस्ट प्राइस को 5/4 करोगे, ये एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस है, आपको ऐसे अलग से लिखना नहीं है एग्जाम में, पता है, एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस है, मुझे एक एप्पल का सेलिंग प्राइस ये चाहिए, ये, अच्छा जी ये चाहिए, तो ये एक एप्पल का सेलिंग प्राइस है जितने में मैं बेचना चाहूँगा, मुझे 25% फ़ायदा चाहिए, तो ये एक एप्पल का सेलिंग प्राइस है इंटू n, अगर मैं n एप्पल बेचूँ तो टोटल 100 में कितने बेचूंगा, ये वो पूछ रहा है, तो इसको सोल्व कर लो, दैट्स इट, सिंपल। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी करूँगा, पहले इसको सोल्व करो। 4 से 4 गया, 12 से गया जी 5 पर, ठीक है, 5 5 25, चौके 100, ये 3 जाएगा ऊपर, तो n इज इक्वल टू 12, तो इसका उत्तर हो जाएगा जी 12, ऑप्शन सी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और फास्ट कर सकते हैं, ये जो दो स्टेप हैं इनको हमें एक स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे अभी बताता हूँ, देखो। एक एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना होगा मुझे बताओ, 12 ऑरेंज, एप्पल नहीं सॉरी ऑरेंज, 12 ऑरेंज 60 रुपये में वो बेच रहा है, तो एक ऑरेंज वो बेच रहा होगा 60/12 में, ये एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है। अब मेरी बात को सुनना है ध्यान से, एक ऑरेंज को इतने में बेच रहा है, वो एक ऑरेंज को बेच रहा है तो उसे 25% का नुकसान हो रहा है भाई साहब, लेकिन उसे 25% का फायदा चाहिए। एक्चुअल में जब वो ऑरेंज को बेच रहा है तो वो कॉस्ट प्राइस के 75% पर ही बेच रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस के 125% पर बेचूं। जब वो एक ऑरेंज को बेच रहा है तो 25% नुकसान हो रहा है, वो कॉस्ट प्राइस के 75% पर बेच रहा है, वो चाह रहा है कि मैं 125% पर बेचूं, यानी कि ये 75% है, 75% पर बेच रहा है, तो मुझे तो 125% निकालना है, तो अगर ये 75% है तो 1% की वैल्यू हो जाएगी ये, और 125 की वैल्यू हो जाएगी ये, मैंने ये दोनों एक में डील कर दिए, 4 से 4 गया, 5/3 आएगा, देखो 5/3, क्लियर। ऐसा ही होएगा, इतने का नुकसान हो रहा है, इतने का फायदा चाहिए, इतने का फायदा हो रहा है, इतने का फायदा चाहिए, तो हमें पता है कॉस्ट प्राइस का कितने परसेंट है, कितने परसेंट निकालना है, तो मुझे इतने में बेचना है एक संतरा, अब मैं n संतरे बेच रहा हूँ जी 100 रुपये के, ये लो जी, इतना लिखोगे, जवाब आपके सामने, 5 3, ठीक है जी, 12 पंजे 25, चौके 3 ऊपर जाएगा, n इक्वल टू 12, एंड दैट्स इट, ऑप्शन सी। अब अगले क्वेश्चन को करोगे ऐसे, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है, ये बताओ अब, देखो इसमें भी संतरे बिक रहे हैं, उसमें भी संतरे बिक रहे थे, सेम क्वेश्चन है। हेलो, बताओ,
बाई सेलिंग 18 ऑरेंजेस फॉर ₹80। 18 ऑरेंज 80 के बेच रहा है, तो एक ऑरेंज बेचेगा 80/18, एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस। अब जब वो बेच रहा है तो उसे 28% लॉस हो रहा है, यानी कि वो कितने में बेच रहा है, वो कॉस्ट प्राइस के 72% में बेच रहा है, ठीक है। लेकिन उसे 10% का नुकसान चाहिए, लालची आदमी नहीं है, ये नुकसान में काम चला लेगा। तो ये कॉस्ट प्राइस के 90% में बेचना चाह रहा है बेसिकली। तो ये एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है, तो ये कितने परसेंट में बेच रहा है, 72% के बराबर है कॉस्ट प्राइस के। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 72, और हमें 90% की वैल्यू चाहिए, तो गुणा 90। इतने में मुझे बेचना है एक संतरा, एक्चुअल में हम इतने में एक संतरा बेचना चाह रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि 150 में कितने संतरे बेचेगा, तो मैंने मान लिया कि भैया एक संतरा इतने में बिक रहा है, टोटल n संतरे बिके, तो टोटल 150 रुपये हो गए। ये लो सॉल्व कर लो, बताओ आसान लग रहा है कि नहीं। 18 चौके 72, 18 5 90, ठीक है जी। 18 चौके 72 होता है, तो 8 निमे 72, ठीक है। 5 से जाएगा जी 30 पर, ये 9 उधर चला जाएगा, n की वैल्यू 270। कहाँ गलती कर दी है, इस 0 से 0 नहीं काटी, ठीक है। n की वैल्यू 27 हो जाएगी, ऑप्शन बी, ठीक है। ये बताओ, देखता हूँ कितने लोग इसको समझेंगे, आप इसको समझ के ठीक जवाब दोगे कि नहीं। एक बात को दिमाग में बैठा लो भाई, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप एक्यूरेसी की आदत डालोगे तो एक्यूरेसी की आदत डल जाएगी, अगर आप हड़बड़ी में सिली मिस्टेक्स करने की आदत डालोगे तो सिली मिस्टेक्स की आदत डल जाएगी। इन चीज़ों की आदत डालनी होती है, ये नहीं है कि कल को आप एक्सपर्ट हो गए, कल को आपने बहुत ज़्यादा मैथ के क्वेश्चंस कर लिए तो आप सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे। अगर मैं भी आज के दिन ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी कर दूं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। उसेन बोल्ट भी ज़रूरत से ज़्यादा भाग ले तेज तो गिर जाएगा ठोकर वगैरह लग के, ज़रूरत से ज़्यादा तेज, जितना उसको नहीं भागना चाहिए उतना तेज अगर भाग ले। तो हमने क्या करना है, हमने इसकी आदत डालनी है, इसकी आदत डालनी है, इन दोनों की आदत डलती है। आदत कब डलेगी, जो आप करोगे तब आदत डलेगी। ऐसा काम करते रहोगे तो इसकी आदत डल जाएगी, ये काम करते रहोगे तो इसकी। तो इसकी आदत डालनी है, मैथ सीखने के बाद ये ठीक नहीं होएगा, साथ साथ आदत डलती है, ठीक है। ए मैन बॉट 30 एप्पल्स फॉर ₹100। तो भैया 30 एप्पल खरीदे 100 रुपये में, तो एक एप्पल खरीदा होगा 100/30 में। मुझे सोल्व क्यों करना है एक एप्पल का प्राइस, बट ये कॉस्ट प्राइस है, बस इतना ध्यान रखना है। एंड गेन 20%, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ओके जी। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका, 6/5 टाइम्स, 20% फायदा उसे हो रहा है बाई सेलिंग देम। हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही सोल्ड फॉर ₹100। 100 रुपये में कितने एप्पल वो बेचेगा, तो ये एक एप्पल का सेलिंग प्राइस है। ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप फंस सकते थे ना। तो एक एप्पल का सेलिंग प्राइस है, तो उसने n एप्पल बेचे होंगे 100 रुपये में। ये तो ईजी है यार बहुत। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन था जो मैं स्टार्टिंग में लाना चाह रहा था, चलो ठीक है, क्या ही करें। 6 5 30, 5 5 25, n = 25, दैट इज ऑप्शन डी। ये बताओ, ये बताओ, इसमें गलत करने के चांसेस हैं, इसमें अगर आप ठीक कर गए तो बहुत बढ़िया है, हवा में नहीं आना, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑरेंजेस आर बोट एट 7 फॉर ₹3। 7 ऑरेंज खरीदे 3 रुपये के, तो एक ऑरेंज खरीदा भैया, एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस क्या है, 3/7। एट वट रेट पर 100 मस्ट दे बी सोल्ड। एक तो सबसे पहले यहाँ पर गलती करते हैं बंदे, 33 देखते ही 4/3 मार देते हैं। भाई साहब एक तो पहली बात, ये 33.33 नहीं है, 33 है, ठीक है। ये एप्पल का कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 33% ज़्यादा, यानी कि 133/100 करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस हो गया, एक ऑरेंज का। एट वट रेट पर 100 मस्ट दे बी सोल्ड। एट वट रेट पर 100, इसका मतलब क्या है कि 100 संतरे कितने रुपए में बेचने चाहिए, 100 संतरे कितने रुपए में बेचने चाहिए, 60 रुपये में, 57 में। तो ये एक संतरे का सेलिंग प्राइस है, तो गुणा में 100 कर दो। वो इंटू n = 100 कर देते हैं कई बंदे, क्यों रट लिया है क्या तुमने। एट वट रेट पर 100, 100 संतरे कितने में बेचूँ, तो एक संतरा इतने में बेचूंगा, तो 100 संतरे इंटू 100, 100 का SP पूछा है, 19 × 57 57 रुपीज़,
क्लियर है? अब ये बताओ जी, A trader buys Zawar at ₹30 per kg. 20% of the grain gets wasted. He plans to sell the remaining grain so that he makes 40% overall profit. At what price should he sell the grain? ठीक है जी, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। मान लो आप दूध लेकर आए, ठीक है, और हुआ क्या, आपका आधा दूध गिर गया। क्लियर है? आप दूध लेकर आए बेचने के लिए, आपका आधा दूध गिर गया, आधा ही रह गया, ठीक है। तो मान लो आप दूध 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लाए। अब आप ये चाहते हो कि यार दूध तो गिर गया, अब इसमें फ़ायदा क्या ही कमाऊँ मैं, आधा दूध गिर गया, ओवरऑल फ़ायदा तो नहीं होगा, जितने रुपए मैंने डाले थे एटलीस्ट उतने तो निकलाएं, जितने रुपए मैंने डाले थे उतने तो निकलाएं। फिर आप क्या करोगे, आप किस रेट पर बेचोगे? क्या कॉस्ट प्राइस पर ही बेचोगे कि जितने रुपए डाले थे उतने निकलवाने हैं, तो 10 रुपये में लाया था 10 में बेच दूँ, फिर तो आपके आधे ही रुपये निकलेंगे क्योंकि आधा दूध तो गिर गया। तो आप क्या करोगे, अगर आपको एग्जैक्टली कॉस्ट प्राइस जितने रुपये भी निकालने हैं तो आप क्या करोगे, आप डबल रेट पर बेचोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास आधा ही बचा है, आपके पास आधा ही बचा है, ठीक है। मान लो, अब आधा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वो 1 - हाफ हाफ होता है, आपका 1/3 जो दूध है वो गिर गया, वो स्पिल हो गया, तो आपके पास बचा कितना, आपके पास 2/3 दूध रिमेनिंग है। तो 2/3 दूध में से ही आप सब कुछ कमाना चाह रहे हो। अब क्या चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि यार जितने रुपए लगाए थे उतने तो आ जाए। तो अगर दूध 2/3 बचा है तो आप रेट को 3/2 कर दो, तो क्या होगा, एटलीस्ट कॉस्ट प्राइस इतना निकला है, एटलीस्ट गिरने के कारण जो नुकसान हुआ है वो नहीं होएगा। तो रेट को क्या कर दो, 3/2 कर दो, क्योंकि आपके पास जो चीज़ बची है वो आधी बची, तो डबल कर दो रेट को। चीज़ अगर 1/10 बची, 10वें हिस्से की चीज़ बची, सारी गिर गई, तो 10 गुना कर दो रेट को, ताकि जितने रुपए लगाए थे वो तो आ जाए। तो चीज़ जो बची है 2/3 बची, तो 3/2 कर दो, ताकि उतने रुपए तो आ जाएं जितने लगाए थे, कॉस्ट प्राइस के बराबर तो आ जाए। तो यहाँ पर यही चीज़ हम यूज़ करेंगे, ये चीज़ समझ गए। कई बार ये सिचुएशन आएगी, अब क्वेश्चंस पर यूज़ करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। और ये एक्चुअल में 2017 Tier 2 का क्वेश्चन है, तो मतलब ये क्वेश्चन आते हैं, आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको इस टाइप के। ए ट्रेडर बाइज जवार एट ₹30 पर kg, तो 30 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। हुआ क्या, उसकी 20% जवार वेस्ट हो गई बेचारे की, तो बची कितनी, 20% का मतलब होता है 1/5, तो बची कितनी, 4/5, तो 4/5 ही जवार बची है। तो अगर वो कॉस्ट प्राइस जितने रुपए, अगर वो जितने रुपए उसने लगाए हैं अगर उतने रुपए निकालना चाह रहा है, यानी कि 0% गेन चाह रहा है, कॉस्ट प्राइस जितने ही रुपए निकालना चाह रहा है वो बस ओवरऑल, तो 4/5 जवार बची है, तो उसने जिस रेट पर खरीदी है ना उसके 5/4 में बेचनी पड़ेगी। तो क्या होएगा, तो उसके उतने रुपए निकलाएंगे जितने उसने डाले थे, यहाँ पर उसको फायदा नहीं होएगा, उतने निकलाएंगे जितने उसने डाले थे। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं भाई साहब हमें तो ओवरऑल 40% प्रॉफिट चाहिए, इतने में बेचेगा तो उसको 0% प्रॉफिट होएगा, ये कॉस्ट प्राइस के बराबर ही उसके पास रुपया आएगा, ओवरऑल 40% प्रॉफिट चाहिए। अब 40% और बढ़ा दो भाई, अब अगर आपने 10% बढ़ाया तो 10% फायदा, 20% बढ़ाया तो 20% फायदा, ठीक है। 40% प्रॉफिट चाहिए, 140/100, 7/5, ये उत्तर है जी इन स्टेप्स में। इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, कर दें काम। 5 से 5 गया, 2 से गया 15 पर, 15 7 105/2, यानी कि 52.5, 52.5, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर? ये बताओ 2017 Tier 2 का क्वेश्चन है, देखता हूँ आप बता पाओगे कि नहीं। एन ऑयल रिफाइनरी बायस ऑयल एट ₹3600 पर बैरल, एक बैरल 3600 रुपये में खरीदती है। देर इज 10% वेस्टेज, ठीक है। इफ़ द रिफाइनरी वांट्स टू अर्न 5% प्रॉफिट देन एट व्हाट प्राइस वुड इट सेल इंक्लूडिंग 8% टैक्स ऑन दी सेलिंग प्राइस। तो देखो रेट कितना है जी, रेट है जी 3600। अब इनके साथ जो घटना घटी है या इन्हें जो फ़ायदा चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये रेट वेरी होएगा। 10% फ़ायदा चाहिए तो 10% ज़्यादा में बेच दो, 20% फ़ायदा चाहिए तो 20% ज़्यादा में बेच दो, ठीक है। अब मैं एक एक घटना के लिए यहाँ पर फ्रैक्शन लिखूंगा। 10% वेस्टेज हो गई, ठीक है जी, यानी कि बचा कितना, बचा 90/100, यानी कि 9/10 तेल बचा है बस। तो अगर तेल 9/10 बचा है, अगर आपको कॉस्ट प्राइस जितने भी रुपए निकालने हैं ना भाई साहब, तो इसको
10/9 इस रेट प्रति बैरल पर बेचना, फ़ायदा होएगा 0%, एटलीस्ट जो रुपये डाले हैं वो निकलाएंगे। लेकिन ये बोल रहे हैं मैं तो 5% फ़ायदा कमाऊंगा, तो 105/100 यानी कि 21/20, तो 5% फ़ायदा हो जाएगा। और ये बोल रहे हैं 5% फ़ायदा भी कमाएंगे, ऊपर से 8% टैक्स भी हम लगाते हैं, तो 8% टैक्स लगाने के बाद हम कितने में बेचेंगे? अब तक तो इनको हो गया 5% फ़ायदा, अब 8% टैक्स और लगा दो, ये लो, इतने में बेचेंगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो 9 दूनी 18, 18 छिक्के 108, 2 0 गई, 6 से ये इधर जाएगा तो 216, 216 इंटू 21, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। एक ही आंसर हो सकता है, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। ये भी आया वो क्वेश्चन है, 2016 टीयर 2 का क्वेश्चन है, तीनों टीयर 2 के क्वेश्चन है लास्ट वाले। ए शॉपकीपर बायज ए प्रोडक्ट ऑफ ₹150 पर केजी, 150 पर केजी में खरीदता है, 15% प्रोजेक्ट डैमेज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 150 में खरीदा, ये 15% जो डैमेज हुआ है ना, इसके नुकसान की भरपाई के लिए ही रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो बचा कितना है भैया? 85%, 85/100 इतना बचा है, यानी कि 17/20 इतना बचा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 20/17। इस रेट में बेचेगा तो फ़ायदा नहीं होएगा, सिर्फ रुपये निकलेंगे। ये बोल रहे हैं हमें 20% फ़ायदा भी चाहिए, तो भाई ये लो 6/5 और बढ़ा दो रेट को, ये उत्तर आ जाएगा। तो नीचे 17 सबके हैं, तो मतलब कि सोल्व करवाएंगे, मानेंगे नहीं ये 5 चौके। तो यहाँ से मैं 1 2 इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ताकि ये हो जाएगा 300, और 6 दूनी 12 3 36, 3600 बटे में 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 223 है क्या कहीं पे? नहीं है, 2 यहाँ पर गया तो 300, 6 दूनी 12, यार काम तो ठीक है, 17 दूनी 34, 2, 17 दूनी 34, 2 बचा था, मैंने क्या मान लिया था पता नहीं, 40 मान लिया था। 17 एकम 17, 3 बचा, 17 एकम 17, 211, 13/17, दैट इज ऑप्शन। क्लियर है जी? समझ में आ गई? अब इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे, किसी की चीज़ें खो जाती हैं, किसी के अंडे टूट जाते हैं। ये 2016 टीयर 2 का है, किसी का तेल गिर जाता है, किसी का अनाज सड़ जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना, लोगों का नुकसान बचा लोगे ना। अब शॉपकीपर परचेस्ड 510 एग्स एट द रेट ऑफ ₹20 पर डजन, इस रेट से उसने खरीदे, 30 एग्स पर ब्रोकन, 30 अंडे टूट गए। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें टूट गई, गुम हो गई, जो भी हो जाए इनके साथ। इन ऑर्डर टू मेक ए गेन ऑफ 20% ही मस्ट सेल द रिमेनिंग एग्स एट द रेट ऑफ, तो पहले क्या रेट था? पहले रेट था ₹20 पर डजन, ठीक है। तो अब इस रेट के साथ ऊपर नीचे करेंगे ना हम, ₹20 पर डजन के हिसाब से, जो भी इनके साथ घटना घटी गंभीर। तो 510 में से 30 गए, कितने एग बचे हैं भाई साहब? एग बचे हैं 480 बटे में 510, 510 में से 30 गए, इतने एग बचे हैं, इतने फ्रैक्शन बचा है। अब ये अंडे दर्जन में हैं, नहीं हैं, किलो में हैं, पाइया में हैं, कैसे भी हो फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना है कि जो चीज़ थी वो फ्रैक्शन में कितनी बची है, आधी बच गई, 1/3 बच गई, 1/4 बच गई, फ्रैक्शन में इतनी बची है। तो रेट को भाई साहब इतने गुना करना पड़ेगा ताकि जो टूट गई जो चीज़ उसकी भरपाई हो जाए, सिर्फ उसके लिए। ऊपर से इनको फ़ायदा चाहिए 20% का, अंडे ये ठीक से संभाल के रख नहीं सकते, ठीक है। तो 20% प्रॉफिट के लिए 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से जाएगा 17 पर, 3 से जाएगा 16 पर, ठीक है। 4 से ये जाएगा 5 पर, 5 से 5, ये 4 से गया था 2 3, 17 3 51/2, ये हो जाएगा 25.5, ठीक है, ऑप्शन बी। ये बताओ, सारे निकम में इसी कंसेप्ट लेक्चर में आ गए, किसी का तेल गिर गया, किसी का हीरे खो गए, हमें सिरदर्दी दे रखी है इन्होंने, अब बोल रहे हैं फ़ायदा कराओ हमारा। ए डायमंड मर्चेंट bought 16 diamonds of same price each. He lost 1 diamond and sold the remaining at 20% more than the cost price. अच्छा, what is his overall profit percentage? ठीक ठीक ठीक। तो अब की बार वैसे मत करना जैसे लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, इसको ध्यान से पढ़ो। ये नहीं बोल रहा है कि मुझे ओवरऑल 20% प्रॉफिट चाहिए, ये बोल रहा है उसका एक खो गया,
उसके कारण भी कुछ असर पड़ा होगा, उसे नुकसान हुआ होगा, और उसने बाकी जो बचे हैं उनको कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा पर बेच दिया। ठीक है जी, तो उसका ओवरऑल क्या प्रॉफिट है, तो उसका एक डायमंड खो गया। मान लो आपके आधे डायमंड खो जाते, आपके आधे डायमंड खो जाते, तो आपको तो नुकसान नहीं होता क्योंकि आपके पास डायमंड ही नहीं है। 0 डायमंड में से आधा खोएगा, 0 ही खोएगा। मान लो आपके पास हीरे हैं, ठीक है, आपके आधे डायमंड खो जाते तो आप कितना कॉस्ट प्राइस निकाल पाते, आधा ही निकाल पाते। ठीक है, मान लो आपके 1/3 डायमंड खो जाते, 1/3 नहीं है आपके पास, 2/3 हैं, तो आप कॉस्ट प्राइस कितना निकाल पाते, 2/3 ही निकाल पाते। तो इन्होंने ये नहीं बोला है कि उसके डायमंड खो गए और अब उसको 20% फायदा चाहिए, नहीं, शरीफ बंदा है, इसके डायमंड खो गए, मान लो 2/3 ही रह गए, तो इसने जो बचे खुचे डायमंड है उनको कुछ परसेंट ज़्यादा पर बेच दिया, तो ये बोल रहे हैं ओवरऑल प्रॉफिट बताओ। तो इसके बचे कितने हैं डायमंड, इसके 15 डायमंड बचे हैं 16 पर, तो इसके कारण बिकॉज ये खोने के बाद भी ओवरऑल प्रॉफिट नहीं चाह रहा, इसके कारण ये 15/16 ही निकाल पाएगा। इसके पास बचे कितने हैं डायमंड, 15/16, इतने ही रुपये निकाल पाएगा। ठीक है, तो डायमंड खोने के कारण इसको लॉस हुआ है 1 का 16 पर, 1/16 का, और आगे जो बचे खुचे डायमंड हैं उनको इसने 20% फायदे पर बेच दिया, तो इसके लिए फ्रैक्शन है 6/5। तो ये खोने के कारण इम्पैक्ट पड़ा है, ये 20% रेट बढ़ा है उसका इम्पैक्ट पड़ा है। ओवरऑल इम्पैक्ट आ जाएगा कि इन दोनों चीज़ों के कारण उसे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। ठीक है, देख लें। 5 × 15, 2 × 6, 2 × 8 16, 3 × 9/8, तो भाई साहब को 1 का फ़ायदा हो गया 8 पर, यानी कि 12.5 का फ़ायदा ओवरऑल। क्लियर है, क्लियर है जी। डिटेल में मैंने समझाया है इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। ये बताओ अब। A sold an item to B at 20% gain, B sold it to C at 8% gain, C sold it to D at 25% loss. If the difference between the profits of A and B, तो जनरली ये क्या होता है, जनरली एग्जामिनर बोलता है कि A ने B को बेचा, B ने C को बेचा, C ने D को बेचा, इसका रेट बता के इसका पूछ लिया, इसका रेट बता के इसका पूछ लिया। कई बार ऐसे करता है, कई बार क्या कर देता है, A और B के प्रॉफिट का डिफरेंस इतना है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, इस केस में सब की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी कि नहीं दो चीज़ों का डिफरेंस वगैरह सम वगैरह गिवन है, तो ये सारी वैल्यू आपको सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जी। क्लियर है, तो इसको हम कई तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, बताता हूँ मैं आपको, जो भी बढ़िया तरीके रहेंगे। इस परसेंटेज के हिसाब से डिपेंड करता है वैसे तो हम ये करते हैं, नॉर्मली ही कर लेते हैं ना, डिफरेंस पूछा, ठीक है। ए सोल्ड एट आइटम टू बी एट 20% गेन, 20% फायदे पर वो बेच रहा है, तो ए अगर उसको 5 रुपये में लाया है तो वो 6 रुपये में बेच रहा है, 20% फायदा, 1 का फायदा 5 पर। क्लियर है, मैं रेशियो के हिसाब से इसको सोल्व करूंगा। 20% गेन के लिए उसने बी को बेच दिया, बी सोल्ड इट टू सी एट 8% गेन, 8% गेन के लिए बी ने सी को बेच दिया, तो यानी कि 100 और 108, तो मैं इसको काटूंगा 4 से, यानी कि 25 और 4 से काटूंगा तो 27। इसने अगर 25 में लिया तो इसने 27 में बेच दिया। आप बोलोगे सर इसने तो 6 में लिया, कोई नहीं, इसको बाद में सेम करेंगे। ऊपर वाला भी बी का कॉस्ट प्राइस है, ये भी इसका कॉस्ट प्राइस है बी का, तो इनको बाद में सेम करेंगे। सी ने डी को बेचा 25% लॉस पर, तो यानी कि 4 में खरीद कर इसने 3 में बेच दिया, 25% लॉस, यानी कि 1 का लॉस 4 पर। इनसे आपको डील करना आना चाहिए। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट्स ऑफ ए एंड बी इज 260, ठीक है, ए और बी के प्रॉफिट के बीच में इतने का फर्क है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके कॉस्ट प्राइस को सेम करेंगे जी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा जी, यहाँ पर बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम करना है, तो 6 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों रेशियोज को, और 25 से नीचे वाले को, तो 25 × 5 = 125, 25 × 6 = 150, ठीक है। 6 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 150, 6 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 और 12 162, है ना, 120 और 6 × 7 = 42, 162, ठीक है। अच्छा, 6 से मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 162 है, तो इनको 162 से कर दो, इनको 4 से कर दो। क्लियर है, और मैं देखूंगा इस क्वेश्चन को करने का कोई आसान तरीका है कि, तो नीचे वाले को अब देखो, यहाँ पर इस रेशियो के हिसाब से सी की वैल्यू है 4, नीचे वाले रेशियो के हिसाब से सी की वैल्यू है 162। क्लियर है, तो वैसे 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है नहीं, ठीक है यार, 4 और 162 से ही कर लेते हैं, क्या एलसीएम लेना इनका, तो 4 × दिस, और ये हो जाएगा 162 × 3,
अब इन्होंने क्या बताया है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट्स ऑफ ए एंड बी, ए का क्या प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, ए का प्रॉफिट हुआ है 125 4 बार आया, 150 4 बार आया, 150 और 25 में 25 का बढ़ेगा तो 25 4 बार यानी कि 100 का ये ए का प्रॉफिट है, इतने में लेकर इतने में बेच दिया। और बी का प्रॉफिट यहाँ पर होएगा भाई साहब 150 4 बार, 162 4 बार, तो 12 का फर्क है, 12 चौके 48। ठीक है, इन दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस है जी 52 यूनिट्स। एग्जामिनर बोल रहा है 260, तो 52 यूनिट की वैल्यू है 260, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 260/52। और पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है कि डी ने कितने में खरीदा, तो डी ने खरीदा इतने में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 26 दूनी 2 से मैं इसको काट दूं, 2 8 16, और 2 से कभी भी 0 को मत काटा करो। अच्छा खासा 10 है, सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं कर रहा। कई बंदे इसको मारेंगे 5 पर देकर फिर कॉम्प्लेक्स कर लेंगे। ठीक है, 0 को थोड़ा सा ध्यान से काटा करो, काटने की जब तक मजबूरी ना हो। 26 दूनी 2 8 16, 2 1 2, तो 3 1 3, 3 8 24 और 1 0, 2 4 3 0, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर? ठीक है सर। और ये क्वेश्चन सर कॉम्प्लेक्स होएगा नहीं होएगा, ये डिपेंड करता है बाई इन वैल्यूज़ पर। मैं आपको एक स्वीट वैल्यूज़ रख के यहाँ पर करवा दूँ या जानबूझ के कॉम्प्लेक्स करके कोई स्पेसिफिक तरीका ढूंढ के करवा दूँ और फिर एग्जाम में ना लगे, वो डिपेंड करता है इन वैल्यूज़ पर। कभी कभी आप इनकी वैल्यू 100 ऐसे करके मानोगे तो भी चीज़ें सेट हो जाती हैं और कभी कभी सेट नहीं होती हैं। वो सब कुछ वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे मान के देख लेता हूँ, मैं इन चीज़ों को याद नहीं रखता। ठीक है, ए सोल्ड एन आइटम टू बी एट 20% गेन, इसने 100 में लिया, इसने 120 में इसको दे दिया। पी सोल्ड इट टू सी एट 8% गेन, इसने आगे 8% गेन में, तो अब ये यहीं पर फेल हो गया। तो कोई नहीं, 8% कितना हो जाएगा 9.6, ये हो जाएगा 129.6 में इसने बेच दिया। एंड टू डी एट 25% लॉस, इसने इसको बेच दिया 25% लॉस में। यानी कि अगर मैं ऐसे मान के करूँगा तो मैं कैसे करूँगा, इसने इसको इतने में बेच दिया 25% लॉस यानी कि 3/4 में। मैं एग्जैक्ट निकाल लूँगा ही नहीं, अगर इसको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे। इसका प्रॉफिट है भाई साहब 20, इसका प्रॉफिट है जी 9.6, इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस है 10.4, तो 10.4 यूनिट की वैल्यू उसने दे रखी है 260, तो 1 यूनिट की वैल्यू होएगी डिवाइडेड बाई 10.4, और हमें इतने यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये ऐसे भी निकल ही आया अच्छे खासे वे से, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इनको हैंडल करेंगे। ये मेरे ख्याल ऑप्शन बी था ना। क्लियर है? ये बताओ, ऑयल इक्वल टू 20% ऑफ द वेट ऑफ द ग्राउंड नट इज एक्सट्रैक्टेड इन ए मील, किसी मील में तेल निकाला जा रहा है मूंगफली का, जितना भी उसका वेट है उसका 20%। ठीक है, द मैटर लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन, तेल निकलने के बाद जो भूसा सा बच जाता है उसको कैटल फीड, खल बन जाती है वो, उसको जानवरों के लिए बेचा जाता है एट द रेट ऑफ 12.5 पर kg। द ग्राउंड नट्स आर बोट एट ₹20 पर kg, द प्रोसेसिंग कॉस्ट इज़ ₹5 पर kg। 1 kg के हिसाब से 5 रुपये लग जाते हैं प्रोसेस करने में, 20 रुपये की आती है। ठीक है, 1 kg के ऊपर 25 रुपये खर्च हो जाते हैं इनके। एट वट प्राइस शुड द ऑयल बी सोल्ड टू अर्न 20% ऑन द टोटल कॉस्ट। तो सिचुएशन को फॉलो करो, नॉर्मली इजीली आंसर आ जाए। तो 20% तेल निकल रहा है, तो 20% यानी कि 1/5। तो मैंने टोटल मूंगफली मान ली कि 5 kg है, तो इस 5 kg में से 20% 1 kg तो ऑयल निकलेगा जी। ठीक है, और ये जो भी एक्सट्रैक्ट निकला था, एक्सट्रैक्ट कई बंदे खल को समझेंगे नहीं यहाँ पे, ये कितना निकलेगा, ये 4 kg निकलेगा बाकी का। ठीक है, एग्जामिनर ने क्या बताया है कि रेट कितना है 20 रुपये पर kg, प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है 5 रुपये पर kg, तो 1 kg पर 25 रुपये खर्च हो रहे हैं कि नहीं। 20 में खरीद के ला रहे हैं, 5 रुपये उस प्रोसेसिंग में खर्च हो रहे हैं, तो हर 1 kg के ऊपर 25 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो 5 kg मूंगफली लाए थे, तो इनके ऊपर कितने रुपये खर्च हो गए होंगे, इसके ऊपर खर्च हो गए होंगे टोटल 125 रुपये। ये कॉस्ट प्राइस है, मैंने मूंगफली 5 kg मान ली, ठीक, ताकि 1 और 4 टूट सके। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमें टोटल 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 20% प्रॉफिट चाहिए तो भैया ये तो कॉस्ट प्राइस है, तो 20% प्रॉफिट चाहिए तो आपको सेलिंग प्राइस कितना चाहिए, 20% ज़्यादा चाहिए, 150 रुपये कमाना चाह रहे हो आप कुल मिलाकर। तो देखते हैं क्या होएगा।
इसका रेट बता के इसका पूछ लेगा, इसका रेट बता के इसका पूछ लेगा। आपको टोटल रुपए कमाने हैं जी 150, बस इतना ध्यान रखो। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो कैटल फील्ड है ये एक्सट्रैक्ट है, ये बेचा जा रहा है 12.5 रुपीज़ पर केजी में, तो यहाँ से कितने रुपए कमा लोगे? 50 रुपये कमा लोगे। 12.5 इंटू 4 50 रुपये। टोटल कमाने हैं 150, तो 150 माइनस 50, यहाँ से 100 रुपये कमाने हैं, तो 100 रुपये कितने किलो को बेचकर? 1 किलो को बेचकर, तो रेट क्या हो गया? 100 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कल को वो ये बोल दे कि भैया 40% ऑयल निकल रहा है, तो 2:3 रेशियो हो जाए, 2:3। तो आपको देखना है 1 केजी का कितना, 100 रुपये अगर 2 केजी का है तो 1 केजी 50 रुपये। ठीक, ये बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कन्वेंशनल वे से जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने क्या है, पढ़ो एक बार। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पिन्स रिड्यूस्ड बाई ₹4 पर डजन। इस तरह के क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में खूब आते हैं। इस नेचर के क्वेश्चन वहाँ पर डिटेल में करेंगे, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन करूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर पिन्स के ऊपर टोटल कितने रुपए खर्चे जाएंगे या पिन्स की टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगी, ये डिपेंड करता है भैया पिन्स का प्राइस क्या है और कितनी क्वांटिटी में आप खरीद रहे हो। एग्जामिनर जनरली क्या बताता है कि प्राइस 5 रुपये बढ़ गया, क्वांटिटी 3 घट गई। प्राइस 7 रुपये बढ़ गया, क्वांटिटी 2 घट गई। प्राइस 3 रुपये घट गया, क्वांटिटी 4 बढ़ गई। इनके ऊपर प्लस माइनस का डिफरेंस बताता है। ठीक है, क्लियर? तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कॉस्ट बटे में प्राइस इज इक्वल टू क्वांटिटी, ऐसे कंपेयर कर देते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। उस बंदे ने वो क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ पिन्स रिड्यूस्ड बाई ₹4 पर डजन, 12 मोर पिन्स कैन बी परचेस्ड फॉर ₹48। 48 रुपये में 12 और पिन खरीदी जा सकती हैं। तो 48 रुपये में, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, द कॉस्ट ऑफ पिन्स पर डजन, मैं 2 तरीके से आपको ये करके दिखाऊंगा। 48 रुपये में कितनी पिन खरीद रहे हो, मुझे एक बात बताओ। अब ये बोल रहा है कि 12 पिन मैं ज़्यादा खरीद पा रहा हूँ। 12 पिन का क्या मतलब है, रेट किस चीज़ में है, रेट है पर डजन में। तो 12 पिन का मतलब है भाई साहब 1 डजन, 1 डजन। तो अब ये क्या कर रहा है, ज़्यादा खरीद पा रहा है क्या? 12 मोर पिन्स, 1 पिन ज़्यादा खरीद पा रहा है, 1 डजन पिन। तो मान लो ये पहले X डजन पिन खरीदता था, तो आज ये X + 1 डजन पिन खरीद पा रहा है, 1 दर्जन ज़्यादा खरीद पा रहा है। 48 रुपये में X डजन खरीदता था, तो ये क्या आ गया, ये 1 डजन का प्राइस आ गया। 48 रुपये में X डजन, ठीक है, 1 डजन का प्राइस। आज 48 रुपये में X + 1, ये 1 डजन का प्राइस। तो ये 1 डजन के, ये इनके प्राइस का डिफरेंस है। और यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि ₹4 डजन, ₹4 पर डजन का डिफरेंस आया है। तो ये आ गया, देखो 48, ये क्या है टोटल कॉस्ट, बटे में क्या है, कॉस्ट के नीचे मैंने क्वांटिटी कर दी, तो क्या आ जाएगा, तो प्राइस आ जाएगा। प्राइस पहले वाला अब वाला 4 का फर्क। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसके नीचे प्राइस को पटक दो, फिर मैं दूसरे तरीके से निकलाऊंगा, यहीं पर बता देता हूँ। इसके नीचे प्राइस को पटक दो तो क्वांटिटी का डिफरेंस आ जाएगा। कॉस्ट बटे प्राइस, कॉस्ट बटे प्राइस, क्वांटिटी का डिफरेंस। 1 डजन यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को मैं टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूँगा। इसको सॉल्व कर लो। 48 को कॉमन लो, उधर नीचे रख दो, 4/48। ठीक है, X + 1 इधर जाएगा, X इधर जाएगा, 1 बटे में X × X + 1। 4 से इसको काटोगे 12, 12 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ो जिनके बीच में 1 का फर्क है, तो आप बोलोगे सर 3 × 4। तो ये भाई साहब 3 है और ये भाई साहब है 4। पहले 3 दर्जन पिन खरीद रहे थे, आज 4 दर्जन पिन खरीद रहे हैं। ये बोल क्या रहा है, द कॉस्ट ऑफ पिन्स पर डजन आफ्टर रिडक्शन, रिडक्शन के बाद पिन्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो आज अगर आप 4 डजन खरीद रहे हो 48 रुपये में 4 डजन, तो बताओ कॉस्ट कितनी होगी, 12 रुपीज़ पर डजन। ठीक है, हाँ, अब आप बोलोगे सर ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको, तो डेफिनेटली कर सकते हैं, वो तो आप कर ही लोगे, फिर मेरी ज़रूरत थोड़ी होती, ऑप्शन से कर लो। ठीक है, बताऊँ ऑप्शन से कि हमने मान ली कि भाई रिडक्शन के बाद, इन्होंने क्या पूछा है कि रिडक्शन के बाद प्राइस कितना है। रिडक्शन के बाद अगर 8 रुपये प्राइस है तो पहले कितना होगा, 4 रुपये पर डजन घटा है ना, तो पहले 12 होएगा। तो बस इनके बीच में 1 दर्जन पिन का फर्क आना चाहिए, 12 पिन ज़्यादा खरीदने के एबल होना चाहिए बंदा, 1 दर्जन ज़्यादा। 48 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 4 दर्जन पिन खरीद रहा है, 8 से 48 6 दर्जन, यहाँ पर तो 2 दर्जन ज़्यादा खरीद रहा है, तो खल्लास। ऐसे ही अगला चेक, अगला चेक, अगला चेक। ठीक है, ठीक है जी।
ये तो 2019 कैट के पेपर का क्वेश्चन है। वो कैट का नाम ले दिया तो यहाँ सोचना मुश्किल है, आसान क्वेश्चन है। करो एक बार। ऑन सेलिंग ए पेन एट 5% लॉस एंड ए बुक एट 15% गेन, क्रीम गेन्स ₹7। क्रीम को 7 रुपये का फ़ायदा होता है, तो पेन के ऊपर उसको लॉस हुआ 5% का। तो मान लो पेन का कॉस्ट प्राइस P है, बुक का कॉस्ट प्राइस B है, तो पेन के ऊपर कितने का लॉस हुआ? 5% ऑफ P। और बुक के ऊपर कितने का फ़ायदा हुआ? 15% ऑफ B, जो भी बुक का प्राइस है। और ये ओवरऑल कितने के बराबर है? 7 रुपये के। इफ़ ही सेल्स द पेन एट 5% गेन, अगर वो पेन को 5% गेन पर बेचते, एंड द बुक एट 10% गेन, और बुक को 10% गेन पर बेचते, तो यहाँ पर गेन हो 5% ऑफ P, यहाँ पर 10% ऑफ B, तो उसे कितने रुपए का फ़ायदा होएगा? तो उसे 13 रुपये का फ़ायदा होएगा। तो अब इन्होंने क्या पूछा? अब इन्होंने पूछा व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो बुक का कॉस्ट प्राइस क्या है? तो देखो, अगर हमें बुक का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हमें P को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पर एग्जामिनर ने जानबूझकर ऐसा दिया है कि जब आप इनको ऐड करोगे तो P एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर अगर जानबूझकर ऐसा ना दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी आती है, स्कूल में सीखी है। अगर जानबूझकर उसने सेम नहीं दिया तो हम किसी भी एक का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको भी हमने हटाना उसका स्टार्टिंग का कोफिशिएंट सेम करेंगे, या तो घटा देंगे या जोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ये चीज़ें इक्वेशंस में आपको समझाऊंगा। फिर तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25%। 25% ऑफ प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल टू 20 रुपीज़। अगर बुक के प्राइस का 25% 20 रुपीज़ है तो 100% क्या हो जाएगा? इसका 4 गुना 100, इसका 4 गुना 80। ठीक है, बुक का प्राइस इस 80। तो ये 2-3 तरह के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा। ये MTS में पूछा गया था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको शिफ्टिंग मेथड बता दूंगा मैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है इक्वेशन से सोल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो शिफ्टिंग मेथड होता है एक, वो मैं आपको बता दूंगा। ए मैन सोल्ड ए रेडियो एंड ए टीवी सेट टुगेदर फॉर दिस मच रुपीज़। इतने रुपए में उसने रेडियो और टीवी बेच दिए। देयर बाई मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द रेडियो एंड 10% ऑन द टीवी सेट। इतने रुपए में उसने बेचे हैं, उसको इतने रुपए का फायदा नहीं हुआ, इतने रुपए में बेचे हैं। ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है भाई साहब। ठीक है, उसने रेडियो के ऊपर, रेडियो का रेट मैंने मान लिया R, टीवी का रेट मैंने मान लिया T। ठीक है, रेडियो जब उसने बेचा तो उसने टोटल कितने रुपए लिए? उसने 25% फायदा लिया, तो उसकी जेब में रुपए आए 125% ऑफ R। और जब उसने बेचा टीवी सेट तो उसके जेब में रुपए आए 110% ऑफ T, और उसकी जेब में टोटल रुपए आए 30,400। क्लियर है जी? अब ये क्या बोल रहे हैं? बाई सेलिंग देम टुगेदर फॉर 30,700 ही वुड हैव मेड 10% प्रॉफिट ऑन रेडियो। अगर वो रेडियो पर 10% का प्रॉफिट करता और टीवी पर 25% का प्रॉफिट करता, ठीक है जी, तो वो 30,700 में बेच रहा होता उनको। ठीक है जी, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो इज, तो रेडियो का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ठीक है, तो सोचो जरा इसको हम कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, इनको 5 से काट सकते हो। यहाँ पर काटो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 से काटने के बाद 25। यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? 22। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 22। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25। वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आ ही जाए। तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए रेडियो का कॉस्ट प्राइस। अगर रेडियो का कॉस्ट प्राइस चाहिए तो मुझे टीवी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ऊपर वाले को मैं 25 गुणा करूँगा, नीचे वाले को मैं 22 गुणा करूँगा, ऐसे मैं कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा? उससे इक्वेशन कॉम्प्लिकेट होएगा। ऊपर वाले को 25 गुणा करूँगा, इसको 22 गुणा करूँगा, फिर मैं घटा दूंगा एक में से दूसरे को, अपना काम तो चल जाएगा, लेकिन कैलकुलेटिव हो जाएगा इक्वेशन। इक्वेशन से हम कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब इक्वेशन की वैल्यूज़ ऐसी हों जिससे इक्वेशन कैलकुलेटिव हो रहा हो, तो वहाँ पर हम शिफ्टिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। शिफ्टिंग मेथड क्या है? जस्ट मैं ये देखूंगा कि यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होने में या यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होने में कितने का डिफरेंस आया, सिर्फ उस डिफरेंस को हम यूज़ कर लेंगे सोल्व करने के लिए। कैसे? बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ पर शिफ्ट होंगे उसके लिए कि आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है रेडियो का कॉस्ट प्राइस। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं जस्ट जो टीवी है उसको ख़त्म करूँगा। तो टीवी कब ख़त्म होएगा? नीचे से ऊपर जाते हुए कम हो रहा है या ऊपर से नीचे आते हुए कम हो रहा है? तो नीचे से ऊपर जाते हुए कम हो रहा है,
तो मैं देखूंगा कि ये 110% है, मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूँ। तो नीचे से जब ऊपर गए तो कितना खत्म हुआ, 15% खत्म हुआ है ना, 125 से 110। तो जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम तीनों जगह चेंज देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या चेंज आया, प्लस 15%। तो ये चेंज सेम होना जरूरी नहीं है, ये टेंशन मत लेना, ठीक है। यहाँ पर कितने का चेंज आया, यहाँ पर आया जी -300 का। तो अब मैं सिर्फ ये देखूंगा कि एक स्टेप है ये, एक स्टेप कि मुझे स्टेप कितनी लेनी है। यहाँ पर अगर -15 आता है तो यहाँ पर +15 आता है, यहाँ पर -300 आता है। इसका कितने गुना है ये, इसका 20 गुना है जी, 15 दूनी 30, 20 गुना। तो मुझे और कितनी ऊपर जाना है, वहां पर जगह तो है नहीं लिखने की, कोई नहीं, क्या ही करें अब। ये देखो आजकल जगह की किल्लत चली रही है, प्रॉपर्टी महंगी हो रही है, ठीक है। तो 15%, तो यहाँ पर मुझे 110% कम करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 110 अगर करने हैं, 15 का मल्टीपल तो है नहीं, 5 से काट लेते हैं, और क्या ही है ना। या फिर इसका 110 करेंगे तो इसका 20 गुना, इसका 20 गुना कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक तरीका तो ये है, मेरी बात को सुनिएगा, इसको मैं 5 से काट लूँ, 5 से काटूंगा तो भी बात बन सकता है, 5 × 15, 5 × 15 और 5 से इसको काट लूँ या 15 से काट लूँ, है। 15 से मैं अगर काटूंगा तो +1%, फिर 15 से काटूंगा -1%, फिर 15 से काटूंगा -20। तो ऊपर अगर मैं 1% इसके अंदर घटाता हूँ, 1% इसके अंदर घटाता हूँ, तो ये 20 घटता है। तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ कि 110 घटाना है, तो 110 घटाना है, तो अब मैं -1 का 110 गुना कर रहा हूँ, तो इसका 110 गुना, इसका 110 गुना, क्लियर है। या फिर मैं ऐसे देख सकता हूँ कि यहाँ पर अगर -15 होता है तो यहाँ पर उतना ही प्लस होता है, तो यहाँ पर +15 होगा। मैं चेंजेस देख रहा हूँ, यहाँ पर -15 चेंज होता है तो यहाँ पर +15 का, तो यहाँ पर मुझे -110 का चेंज चाहिए। क्यों सर, क्योंकि टीवी को खत्म करना है, रेडियो की कीमत पूछ रहा है। अगर टीवी की कीमत पूछता तो मैं नीचे की तरफ शिफ्टिंग कर देता, ठीक है। और यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो इसका 20 गुना है, तो 110 का 20 गुना जी, 110 का 2 गुना 220 और 20 गुना -2200। तो कैसे भी करके चेंज कर लो, दोनों तरीके मैंने बता दिए। इनको काट के फिर देख लो कितने गुना है, या डायरेक्टली यहाँ से अगर आप अंदाजा लगा पा रहे हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर लगा लो, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखना अगले स्टेप के बाद उत्तर आ जाएगा। तो ये 110% घटेगा, यहाँ पर तो खत्म ही हो जाएगा, टीवी वाला आएगा नहीं। ये 15, अच्छा ये 110% घटेगा तो ये 110% बढ़ेगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 235% ऑफ रेडियो, ये 0% ऑफ टीवी, तो मैंने लिखा ही नहीं, इस इक्वल टू ये 2200 घटेगा, तो ये हो जाएगा 30,000 में 2000 का 28,200, 28,200, ठीक है क्या है ना जी हाँ। तो 235% ऑफ रेडियो इज इक्वल टू 28,200, 1% ऑफ रेडियो इज इक्वल टू 28,200 बटे 235, एंड 100% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रेडियो इज इक्वल टू दिस। ये रेडियो की कॉस्ट है भाई साहब, क्लियर है जी, ठीक है। जब इक्वेशंस बड़ी बड़ी हो तो हम ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब इसको मैं काटूँ 5, ओके 5 7 5 से गया जी 20 पर, ये 47 से कट रहा होगा 6 पर, 6 दूनी 12, 12,000 विल भी। ध्यान से इक्वेशन मैंने खुद नहीं बनाया घर पे, ठीक है। MTS का है 12 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 3 में पूछा गया, ठीक। A man sold an LED TV at 8% profit, a fridge at 15% profit. If he sold the LED TV at 15% profit and the fridge at 8% profit, he gains rupees this much less. तो दो सिचुएशन को कंपेयर उसने किया है, कई बार ऐसा करता है। ए मैन सोल्ड LED TV एट 8% प्रॉफिट, अगर 8% पर वो टीवी को बेचे और फ्रीज को बेचे 15% पर, तो ये इसका गेन है। टीवी पर 8%, फ्रीज पर 15%। इफ़ ही सोल्ड LED TV एट 15%, अगर 15% पर टीवी को बेचे और 8% फ्रीज पर, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये 350 रुपये कम कमाता है। नीचे वाले केस में 350 रुपये कम कमाता है। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाऊंगा तो 350 रुपये आएंगे, नीचे वाला 350 कम है, तो 15 - 8 ये क्या आ जाएगा 7% ऑफ फ्रीज का जो भी प्राइस है उसका 7%, 8 - 15 -7% ऑफ टीवी इज इक्वल टू 350। 7 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया, फ्रीज का प्राइस और टीवी का प्राइस का जो डिफरेंस है उसका 7% इतना है। फ्रीज और टीवी के प्राइस के डिफरेंस का 7%, अगर उनके डिफरेंस का 7% इतना है तो 1% कितना होएगा, तो 1% होएगा
50 रुपये, और 100% कितना होएगा वो हो जाएगा 5000 रुपये। तो फ्रिज और टीवी क्या प्राइस का डिफरेंस 5000 रुपये कॉस्ट प्राइस का। वो क्या बोल रहे हैं कि दोनों 30,000 में खरीदे थे, तो 30,000 को भाई साहब ऐसे तोड़ दो कि 5000 का फर्क आए। और आपको पता ही है कैसे तोड़ते हैं, क्या करो, इसमें से 5000 निकाल लो, बचेगा क्या 25,000। 25,000 को 2 बराबर हिस्सों में बांट दो, और फिर जिसको भी 5000 ज़्यादा देने हैं उसको दे दो। ठीक है, 17,500 और 12,500, दैट इज ऑप्शन। क्लियर है भाई? ऑप्शन दिख रहे थे? ये बताओ। आई परचेस्ड 120 एक्सरसाइज बुक्स, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आप इजीली कर लोगे। आई परचेस्ड 120 एक्सरसाइज बुक्स, बेसिक वैसे तो आप कर ही लोगे। एट द रेट ऑफ ₹3 पर के जी, रुपये पर के जी क्या, 3 रुपये में बुक कहाँ मिल रही है भाई। एंड सोल्ड 1/3 ऑफ देम एट द रेट ऑफ ₹4 ईच। तो 1/3, इसने 120 बुक खरीदी है, इसने 1/3, उसका 1/3 क्या होता है 40 बुक्स। तो इसने जब 40 बुक्स बेची तो इसने बेची हैं 4 रुपये की, और इसने एंड में पूछा क्या है, माई प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट पूछा है। तो मैं सिर्फ प्रॉफिट या लॉस में इंटरेस्टेड हूँ। इसने 3 की खरीदी है और ये 4 में बेच रहा है, तो 1 रुपये का फायदा। ये जो 40 बुक इसने बेची हैं हर एक पर 1 रुपये का फायदा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हाफ ऑफ देम यानी कि 60 बुक्स जब इसने बेची तो इसने 5 रुपये में बेची, तो बताओ कितने का फायदा हुआ, 2 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, हर एक बुक पर 2 रुपये का फायदा। एंड द रेस्ट एट कॉस्ट प्राइस, और बाकी कॉस्ट प्राइस पर बेच दी। तो ये जितने भी बेच दी मैं उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, यहाँ पर 0 रुपये का ही फायदा हुआ है तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। टोटल फायदा कितने का हुआ, 40 रुपये का फायदा यहाँ पर, 120 का फायदा यहाँ पर, टोटल 160 रुपये का फायदा हुआ। अब परसेंटेज में कितना है इसके लिए क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। कितनी बुक है 120, हर एक का रेट क्या है 3 रुपये, देख लेंगे 160 का फायदा हुआ इतने पर। ठीक है, 4 का फायदा हुआ है 9 पर, यानी कि 44.44, यानी कि ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन मैं शायद आपको परसेंटेज के अंदर पहले करा चुका हूँ, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर एग्जैक्टली ये नहीं भी करवाया, ये खरीद नहीं आएगा, खरीद आएगा। अगर एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं भी करवाया तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन में परसेंटेज में करवा चुका हूँ। मैं आपको क्या बता चुका हूँ कि भैया फ्रेश ग्रेप्स और ड्राई ग्रेप्स, फ्रेश और ड्राई जहाँ पर भी पानी उड़ता है, नमक का घोल हो, चीनी का घोल हो, फल में से पानी उड़ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हैं? सूखने से पहले और सूखने के बाद, उड़ने से पहले और उड़ने के बाद, ये जो 2 सिचुएशन होती हैं, इनके अंदर एक तो चीज़ होती है जो कांस्टेंट होती है। ठीक है, अगर किसी नमक का घोल हो तो नमक कांस्टेंट होता है, नमक उड़ता नहीं। चीनी का घोल हो तो चीनी कांस्टेंट है, चीनी उड़ती नहीं। और अगर फल की बात हो तो उसका पल्प कांस्टेंट है। तो जो भी चीज़ कांस्टेंट है उसका परसेंटेज, और नेट वेट और पूरा वेट, इन दोनों का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। क्यों होता है यह बता चुका हूं, मिसलेनियस। ठीक है, अब वो या तो इसकी जानकारी देगा या इसकी जानकारी देगा, उससे हमें दूसरा पता चल जाएगा जिसके बारे में वो कुछ पूछ रहा होगा। यही होता है इनमें। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 18% वाटर, लेकिन मैं वाटर में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं पल्प में इंटरेस्टेड हूं। अगर वाटर 80% है तो पल्प 20% होएगा भाई साहब। एंड ड्राइड ग्रेप्स कंटेन 25% वाटर, 25% वाटर है इसमें, मैं पल्प में इंटरेस्टेड हूँ तो पल्प 75% होएगा। यहाँ पर रेशियो क्या है, अगर मैं 5 से काटूँ तो 5 चौके 20, 5 से 15, इसका रेशियो होएगा उल्टा। अगर ये 15 किलो था फ्रेश तो सूख कर 4 किलो हो गया। ठीक है, ये इनके वेट का रेशियो है। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भैया फ्रेश ग्रेप्स 30 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है और सूखा के 150 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, फ़ायदा बताओ। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे तो SP/CP चाहिए, तो अभी निकाल देता हूँ। देखो, तो सेलिंग प्राइस, ड्राई बेच रहा है, मान लो 15 किलो लाया था फ्रेश, 4 किलो रह गए बस, तो 4 किलो बचे हैं। रेट क्या है, रेट है 150, 4 किलो चीज़ है 150 के रेट पर। लाया था 15 किलो, रेट क्या था, रेट था 30, शायद 30। तो देख लो, 30 से मारूंगा 5 पर, 5 से मारूंगा 3 पर, तो आ गया 4/3, तो 1 का फायदा 3 पर, 33.33, दैट इज ऑप्शन है। क्लियर, इजी। ये बताओ, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का,
फिर इसके बाद अगली वीडियो। रमेश bought 10 साइकिल्स फॉर ₹500 ईच, ही स्पेंड 200 ऑन द रिपेयर ऑफ ऑल द साइकिल। तो देखो इसको एक तो बिल्कुल बेसिक वे से कर सकते हैं, आप उसको खुद करेंगे कि भैया आप टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लो और आप टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लो और आप बता दोगे कितने % फ़ायदा है नुकसान है। मैं उस वे से नहीं बताऊंगा। देखो उसने 10 साइकिल खरीदी, हर एक साइकिल कितने की पड़ी उसको 50 रुपये की पड़ी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 10 साइकिल खरीदी, उसने 2000 रुपये खर्च दिए, तो इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर आएंगे 200 रुपये। तो हर एक साइकिल के ऊपर उसने पर साइकिल 200 रुपये। अगर ये सर ये 10 से डिवाइड नहीं हो रहा होता तो कोई नहीं, फिर टोटल वाले हिसाब से कर लेते। ये अभी हो रहा है ना, तो ईजी हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो हर एक साइकिल के ऊपर 200 रुपये, तो 500 की उसने खरीदी थी, हर एक के ऊपर 200 खर्च हो गए, तो हर एक साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 700 रुपये पड़ा है। 700 पर साइकिल उसको पड़ी है। अब वो कर क्या रहा है, ही सोल्ड 5 ऑफ देम एट ₹750 ईच। 5 उसने 750 में बेच दी, 700 में खरीद के 750 में बेच रहा है, तो 50 रुपये का फायदा। कितनी साइकिल बेची, 5, ठीक है जी। और बाकी की उसने 550 में बेच दी, खरीदी है 700 में, बेच रहा है 550 में, 150 का नुकसान ले रहा है। 150 का नुकसान कितने साइकिल पर, 5 पर। तो अब ये देख लेते हैं ओवरऑल फायदा आएगा या नुकसान। यहाँ पर क्या हुआ जी, या फिर आप 5 को कॉमन ले लो, 5 मैंने कॉमन ले लिया, 5 × -100 तो -500, 500 का लॉस हो गया उसको। अब यहाँ पर आपको देखना ही पड़ेगा कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस तो 7000 था। 500 ईच में 10 साइकिल खरीदी, या फिर हर एक साइकिल 700 की पड़ी थी, तो टोटल 10 साइकिल थी, 7000। तो 7000 पर उसको 500 का नुकसान हुआ। दिस इज द आंसर, ठीक है। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। 3 0 से 3 0 गई, तो इसके बाद आ गया 7 1/7%, लॉस ऑफ 7/7%। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसके बाद कंसेप्ट लेक्चर 7 करेंगे, उसमें जो बचे खुचे मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन ही ऐसे चलेंगे, ऐसे 24-25 क्वेश्चन होंगे, वो हम करेंगे। फिर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस जो पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। फिर हम डिस्काउंट की तरफ चलेंगे, डिस्काउंट के कुछ वीडियोज़ होंगे, उसके बाद हम QRP करेंगे, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के इकट्ठे, ठीक है। लगे रहो।